हेलो दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है भोपाल के रहने वाले राकेश शर्मा जी ने। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। रचित मोबाइल में टाइम देखते हुए कहता है, ओह नहीं, आज फिर से बहुत देर हो गई। इतना कहकर वो हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठता है। साथ बैठे लक्ष्य ने कहा, अरे अरे अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं यार, इतनी जल्दी में क्यों है? रचित जवाब देता है, यार बीवी को मूवी दिखाने का वादा किया है, टाइम से नहीं पहुंचा तो वो मार डालेगी। रोहन हंसते हुए बोला, हाँ भाई जल्दी जा, कहीं अगली बार तेरी लाश ही ना मिले। रचित का घर शहर से थोड़ी दूर जंगल के किनारे बसी एक कॉलोनी में था। वहाँ कुल 50 घर थे, लेकिन हर घर के बीच कुछ दूरी थी। रचित एक मिडिल क्लास परिवार से था और उसकी उम्र 26 साल थी। उसके अलावा उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ सरला, पत्नी करिश्मा, एक छोटी बहन काव्या थी और 1 साल का बेटा आरव था। अभी 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी उसने। पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी रचित के कंधे पर आ गई थी, लेकिन समय रहते रचित को नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से कभी भी परिवार में पैसों को लेकर तंगी नहीं हुई। सही वक्त पे रचित घर पहुंच गया और करिश्मा को लेकर मूवी के लिए निकल गया। टिकट लेकर दोनों सिनेमा हॉल में बैठ गए और मूवी का मजा लेने लगे। थोड़ी देर में इंटरवल हो गया और करिश्मा की फरमाइशें भी शुरू हो गई। सुनो जी, मेरे लिए पॉपकॉर्न और पेप्सी लेकर आओ। रचित जवाब देता है, जी मोहतरमा अभी आया। इतना कहकर बाहर जाता है। तभी स्क्रीन पर एक ऐड शुरू हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, रानी सुलोचना की चोली महल आम जनता के लिए खोल दी गई है। इस हफ्ते अपने परिवार के साथ आके महल घूमें, 50% ऑफ पहले बुक करने पर। दरअसल महल को शापित माना जाता था। जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया था, इसलिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज इतने साल बाद सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था। करिश्मा मन ही मन सोचने लगी, वाह, ये महल तो मैं कब से घूमना चाहती थी। ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। क्या पता कहीं फिर ये बंद न हो जाए। तभी रचित भी पॉपकॉर्न और कोक लेकर वहां आ गया। करिश्मा रचित को महल चलने के लिए मनाती है, पर रचित उसे सहेलियों के साथ जाने की सलाह देता है, क्योंकि वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी था। मूवी खत्म होने के बाद दोनों वापस घर की तरफ बढ़ने लगे। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रचित गाड़ी तेजी से चला रहा था। तभी करिश्मा ने रचित के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और कुछ इशारा किया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। रचित मदहोशी में आंख बंद करके गाड़ी चलाने लगा। अचानक उसकी कार से कोई टकराया और जोर से चीखने की आवाज़ आई। रचित ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। तभी झाड़ियों से किसी के कराने की आवाज़ आई। रचित वहां जाने लगा तो करिश्मा ने इसे रोक लिया और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ज्यादा भला मत बनो, यहाँ से चलो। मुझे पता है तुम उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करोगे, पर उसकी हालत तो देखो, वो इलाज से भी नहीं बचेगा। बस हम दोनों जेल चले जाएंगे। अब चलो यहाँ से। रचित करिश्मा की बात मान जाता है और दोनों फौरन वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रचित ने चोली महल की टिकट बुक कर दी। रविवार के दिन करिश्मा अपनी ननद नेहा और अपनी 2 सहेलियां पिंकी और अनु को लेकर महल देखने जाने लगी। तभी उसकी सास ने टोका, तुम उस जगह मत जाओ, मनहूस जगह है। अरे माँ, हम ये सब नहीं मानते, अंधविश्वास है। हम शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन बेटा, सास ने फिर कहा, माँ आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। करिश्मा ने कहा। सोचे हुए वक्त पे सब महल पहुंच गए। महल बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से और भी ज़्यादा। खूबसूरत नक्काशी देखते हुए कब करिश्मा अपने ग्रुप से अलग हो गई उसे पता भी नहीं चला। उसने फ़ोन लगाने की कोशिश की,
लेकिन उस जगह पे किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं था। आसपास ही होंगे, थोड़ी देर मिल जाएंगे। मन में ऐसा सोचते हुए वो महल घूमने लगी। तभी वो घूमते हुए महल के पिछले हिस्से में चली गई। वहाँ उसके अलावा मात्र 5-6 लोग थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसके ऊपर लिखा था भूरी दाई का कमरा। भूरी दाई रानी कर्णिका की सबसे खास थी। कमरे के बाहर एक बहुत ही सुंदर नक्काशी थी जिसमें इंसान और जानवर के बीच के प्यार को करीब से दिखाया था। वो बस उसे ही देखती रह गई। फिर उसे लगा कि इसके खूबसूरत नक्काशी के साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए। वो सेल्फी लेने लगी। तभी कैमरे में उसने देखा कि घोड़े के पैर में कुछ नीला रंग चमक रहा है। वो बैठकर देखने लगी। कुछ नगीने जैसा चमक रहा था। आसपास कुछ लोग खड़े थे, इसलिए उसने लोगों के जाने का इंतजार किया। सबके जाने के बाद उसने एक नुकीले पत्थर से उस जगह पर मारा और कुछ मारने पर वो नगीना बाहर आ गया। वो कोई नगीना नहीं था बल्कि एक अंगूठी थी। अंगूठी देखकर वो बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, वाओ, ये तो नायाब है। मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो सरकार इसे ले लेगी। वो उस जगह से फटाफट निकल गई और अपनी सहेलियों को ढूंढने लगी। थोड़ी देर में सब उसे मिल गए और साथ में घूमकर वापस जाने लगे। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। थकान ज़्यादा थी इसलिए वो सोने चली गई। लेकिन वो रात उसे अजीब अजीब भयानक और डरावने सपने उसे रात भर आते रहे और वो ठीक से सो ना सकी। अगली सुबह करिश्मा जल्दी उठी और सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाते वक्त भी उसे रात के सपने बार बार याद आ रहे थे। नाश्ता करके रचित ऑफिस के लिए निकलने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी चीख निकल गई, छी, ये क्या है। सभी लोग भागकर वहाँ पहुँचे। देखा एक काली बिल्ली जिसे किसी जानवर ने आधा खाया था, दरवाजे पे ही मरी हुई थी। उसे देखते ही सरला डर गई। अपशगुन, घोर अपशगुन, काली बिल्ली का मरना अपशगुन होता है। मैं ना कहती थी उस मनहूस महल में मत जाओ, जरूर वहां से कोई साया तुम्हारे पीछे लगाया है। अरे अम्मा, यहाँ जंगल के किसी जानवर का काम है, मैं इसे फेंक देता हूँ। रचित ऐसा बोलकर बिल्ली को उठाता है और फेंक देता है। इसके बाद वो ऑफिस चला गया। लेकिन करिश्मा सोच में पड़ गई, कहीं ये उस अंगूठी की वजह से तो नहीं हो रहा है। वो पूरा दिन उसने बड़ी मुश्किल से गुजारा। एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला उसे। रात के 10 बजे रचित काम ख़त्म करके घर को लौटने लगा। थोड़ी देर में वो वापस उस जगह गुजरा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी लिफ्ट मांग रहा है। उसके बाजू में एक टूटी हुई साइकिल खड़ी है। ये सब देखकर वो डर गया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। घबराया हुआ हाफता हुआ वो घर के अंदर घुसा। उसे ऐसे हाफते हुए देखकर करिश्मा ने पूछा, क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो, कोई भूत देख लिया क्या। डर पे काबू करते हुए वो बोला, अरे नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। करिश्मा, मेरा डिनर रेडी रखना, मैं बस फ्रेश होके आया। इस बारे में सबको बता के वो किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुप ही रहने का फैसला किया। फ्रेश होने के बाद उसने सबके साथ डिनर किया। आज भी आरव उसकी गोद में ही बैठा था। अभी सब डिनर कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ, आप लोग बैठिए, करिश्मा ने कहा। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर बोली, अरे भाई साहब, आप, इतनी रात क्या हुआ? अरे भाभी जी, आप भी आइए, अंदर आइए। कौन है करिश्मा? रचित ने पूछा। जीत भाई साहब आए हैं, करिश्मा ने जवाब दिया। इतनी रात? मन ही मन रचित सोचकर अपनी जगह से उठा और दरवाजे पे गया। अरे जीत, इतनी रात, सब ठीक तो है? रचित ने पूछा। अरे यार, क्या बताऊं, तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल लेकर गया था, गाड़ी खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ तेरा घर पास था,
इसलिए हम यहाँ चले आए। जीत ने जवाब दिया। अरे बहुत अच्छा किया, इसे अपना ही घर समझ। आओ, हम डिनर ही कर रहे थे, सही टाइम पे आए हो तुम लोग। अंदर चलो, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। जीत और उसकी पत्नी रिया अंदर चले गए और अमित दरवाज़ा बंद करने लगा। दरवाज़ा बंद करते वक्त उसे लगा कि बाहर गेट पर कोई आदमी खड़ा है। ऐसा लगा कि वह आदमी ही है जिसका एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। उसने झट से दरवाज़ा वापस खोला, देखा कोई नहीं था। वहम होगा, यह सोचकर वो वापस अंदर आ गया। रचित और जीत बचपन के दोस्त थे। नौकरी लगने के बाद दोनों ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। आज भी जब दोनों मिलते हैं तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। रचित ने डाइनिंग टेबल पे सबको बैठाया और फिर सब साथ में डिनर करने लगे। अचानक ही जीत बोल उठा, अरे यार, मैं अस्पताल से वापस आ रहा था तो मुझे रघु मिला था पास के बस स्टॉप पे। रघु? उसका नाम सुन के जैसे सबको 440 वोल्ट का करंट लगा। लेकिन रघु तो... करिश्मा हकलाने लगी। उसकी बात काटते हुए रचित बोल उठा, रघु को हमने काम से निकाल दिया, वो शहर चला गया था। जीत को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रघु जैसा वफादार नौकर मिलना मुश्किल था। लेकिन क्यों निकाल दिया? रचित ने करिश्मा को गुस्से से घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, निजी वजह से। और फिर खाना खाने लगा और बात घुमाते हुए बोला, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है जीत? सब बढ़िया चल रहा है यार। उसके बाद डिनर पे सब की नॉर्मल बातें हुई। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन नींद सिर्फ जीत और उसकी पत्नी रिया को ही आना था। बाकी सबकी नींद उस बात से हराम हो गई थी। करिश्मा और रचित गहरी चिंता में डूबे हुए बात कर रहे थे। शायद आधी रात का समय था। अचानक दरवाजे पे हलचल हुई। इस हलचल ने रचित और करिश्मा का सबसे पहले ध्यान खींचा। ये आवाज़ कैसी है? देखना पड़ेगा। वो दोनों तेजी से बेडरूम से बाहर निकले। दरवाजे पे देखा तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। कहाँ जा रही हो अम्मा? रचित ने पूछा। सरला पीछे घूमी और उन दोनों को देखकर एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। वो मुझे बाहर बुला रहा है, मुझे जाना होगा। कौन बुला रहा है? रचित चिल्लाया। लेकिन सरला ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा खोल के बाहर हंसते और चिल्लाते हुए बाहर दौड़ गई। अमित ये देखकर हैरान हो गया। उसकी माँ, जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, आज दौड़ रही थी। हलचल सुनकर सभी वहां पहुंच गए। क्या हुआ रचित? जीत ने कहा। मेरी अम्मा। रचित ने कोई जवाब नहीं दिया और वो भी बाहर भागा और उसके पीछे सभी बाहर जाने लगे। अम्मा कहाँ गई? इधर ही तो भागी थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? तभी उन सबको उसकी माँ की आवाज़ हंसते हुए सुनाई दी। कोई नहीं बचेगा। और इतना बोलने के बाद यह हंसी चीख में बदल गई। रचित, यह आवाज़ मकान के पीछे से आई है, चलो। जीत बोला। सभी भागकर वहां पहुंचे और वहां का नज़ारा देख के किसी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सरला बैठी हुई थी, खुले बाल, बड़े बड़े नाखून, चुड़ैल जैसे दांत निकल आए थे। आ गए मेरे बेटे। इतना बोल के सरला ने अपने नाखून से अपना पेट चीर दिया और पेट चीरते ही उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। नहीं अम्मा! रचित उसकी तरफ भागा, लेकिन किसी शक्ति ने उसे वापस पीछे धकेल दिया और अगले ही पल वापस वही खूनी रूप फिर से सामने आ गया। वो उन सब के सामने फिर से शैतानी हंसी हंसने लगी और फिर अपने पेट में हाथ डाला और अपनी अंतड़ियां निकाल कर खुद ही खाने लगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नज़ारा इतना भयानक था कि कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर सरला ने अंदर से अपना दिल निकाल कर आगे किया और बोली, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। जीत ने पूरी ताकत लगाई और कहा, भागो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा।
और वो भागने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी रिया, रचित की बहन नेहा, करिश्मा, रचित सब भागने लगे। भागते वक्त सबके पैर कांप रहे थे। कोई नहीं भाग सकते, कहीं नहीं भाग सकते, कहाँ तक भागोगे? सरला इस बार एक अलग ही आवाज में बोली। हमारा बेटा गौरव घर के अंदर है। करिश्मा अचानक चिल्लाई। इस 1.5 गुण में उसके बारे में सब भूल ही गए थे। तुम बाहर भागो, मैं उसे लेकर आता हूँ। रचित बोला। करिश्मा भी रचित के पीछे भागी। दूसरी तरफ जीत, रिया और काव्या बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही गेट पे पहुंचे एक शक्ति ने उन्हें वापस अंदर धकेल दिया। वो लोग बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाते। घर के अंदर रचित और करिश्मा तेजी से बेडरूम में पहुंचे। आरव यहाँ है ही नहीं, मेरा बेटा कहाँ गया? वो लोग इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन आरव का कोई पता नहीं था। मेरा बेटा। करिश्मा रोने लगी। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। रचित झूठा दिलासा देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी एक अनजाने भय से लिप्त था। हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काव्य अंदर आकर बोली, हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गए हम। रिया भी डर के मारे रोने लगी। डरो मत, हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। जीत ने हिम्मत देने की कोशिश की। तभी एक आवाज गूंजी, कोई नहीं बचोगे, तुम्हारी कोशिश बेकार है, कोई नहीं बचोगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या होने लगा। मेरा बच्चा कहाँ है? करिश्मा रोने लगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं कुछ भी करके हमारे बच्चे को वापस लाऊंगा। रचित ने करिश्मा को सांत्वना देने की कोशिश की। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। फिर अचानक एक आवाज आई, सन्नाटे को चीरती हुई। इस आवाज ने सबको एक पल के लिए डरा दिया। सब पीछे पलटे। देखा, खुली हुई खिड़की हवा के कारण आवाज कर रही है। मैं इसे बंद कर देती हूँ, रिया बोली। अभी वो खिड़की तक पहुंची भी नहीं थी कि अचानक खिड़की से अंदर धुआं आने लगा और देखते ही देखते पूरे कमरे में भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या हो रहा है? सब आसपास रहो, काव्या बोली। धुएं से सबको खांसी आने लगी और फिर एक चीख। रिया चिल्लाई। कमरे में जैसे किसी को घसीटने की आवाज आई और साथ में रिया की चीख सबको सुनाई दे रही थी। रिया, रिया। जीत चिल्लाता हुआ रिया के पीछे गया, लेकिन कुछ ना दिखने के कारण दीवार से टकरा गया। धीरे धीरे रिया की चीख धीमी होती गई और बंद हो गई। जब धुआं छटा तो अमित ने देखा जीत बेहोश पड़ा है। उसके सर से खून बह रहा है। करिश्मा, फर्स्ट एड लेकर आओ जल्दी। रचित जीत की तरफ देखते हुए बोला। रचित जीत की तरफ भागा। उसने ध्यान नहीं दिया। करिश्मा जल्दी करो, इसका खून बह रहा है। रचित फिर से बोला। भैया, भाभी भी गायब है। काव्या चिल्लाई। रचित, जिसका ध्यान अब तक सिर्फ जीत पर था, नजर घुमाकर देखा। करिश्मा भी गायब थी। ये क्या हो रहा है? रचित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जीत को हल्का सा होश आया। रिया, रिया। जीत तो ठीक है ना मेरे दोस्त? रचित घबरा कर बोला। मेरी रिया कहाँ है? ये क्या हो गया? जीत अब पूरी तरह से डर गया था। बाहर से रिया की आवाज आई। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। रिया, रिया, रिया मैं आ रहा हूँ, रिया मैं आ रहा हूँ। जीत पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागा। जीत रुक जा, जीत रुक। रचित उसके पीछे भागा और उसके पीछे काव्या। वो सब भागते हुए घर से बाहर निकल गए। अचानक आवाज बंद हो गई। रिया, रिया कहाँ हो तुम? जीत चिल्लाया। बचाओ जंगल से आवाज मुझे, आई। बचाओ मुझे। रिया की आवाज आ रही थी। उसके विपरीत दिशा से करिश्मा की आवाज आई। जीत और रचित अचानक भागते हुए अपनी जगह रुक गए।
अलग अलग दिशा से रिया और करिश्मा की आवाज़ आने लगी। किधर जाए किधर ना जाए कोई समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा करो, तुम उधर जाओ, मैं रिया के पास जा रहा हूँ, जीत बोला और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। लेकिन काव्या का किसी को ध्यान ही नहीं आया। जो उनके पीछे पीछे बाहर तो आ रही थी, लेकिन अब उनके पीछे नहीं थी। काव्या अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या रचित और जीत रिया को बचा पाएंगे? क्या करिश्मा बच पाएगी? और सरला का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुनना ना भूलें।